हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्माकोलॉजी की क्लासेज में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम बहुत बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और नॉर्मल इस टॉपिक के आसपास से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स और थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स। बहुत सारे आप में से ये ड्रग्स बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी होगी, बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी जानते हैं, और वो मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक इन ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ा है उनको आज इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, मेरे साथी जिन्होंने इन ड्रग्स के बारे में पढ़ रखा है और वो ये नहीं जानते कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे काम करती है और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो भी इस टॉपिक से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं बिना देरी किए बात करूँगा इसी टॉपिक के बारे में। पहले जैसे मैंने नाम लिख रखा है एंटीकोएगुलेंट्स, ठीक है। देखो सिंपल सा एक नाम है एंटीकोएगुलेंट्स, कोई ज़्यादा इसमें सीखने को है नहीं, कोई ज़्यादा इसमें बताने को है नहीं, बस सिंपल सा अपने फोकस करना है इस टर्म पे। एंटी आपको पता है, एंटी हम किसके लिए यूज करते हैं? जहाँ पे हमें किसी का विरोध करना हो, सिंपल सी भाषा में एंटी हम उसके लिए यूज करने हैं, सिंपल सी भाषा में जहाँ पे हमें किसी का विरोध करना हो। और कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी भाषा में आपको सिंपल सा वर्ड अगर मैं बताऊं कोएगुलेशन का मतलब क्या है, तो कोएगुलेशन का मतलब है कि सोल्यूबल फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फिब्रिन मोनोमर्स के अंदर चेंज कर देना। सोल्यूबल फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के अंदर, या ऐसे मान लो इनसोल्यूबल फिब्रिन के जो धागे हैं उसके अंदर चेंज कर दें, वो है हमारा कोएगुलेशन। ये स्टेप वाइज स्टेप होता है, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे कि कोएगुलेशन क्या है, सोल्यूबल फिब्रिनोजन कैसे इनसोल्यूबल फिब्रिन स्ट्रैंड में चेंज होगी, हम सारा ये देखेंगे। यहाँ पे हमारा एंटीकोएगुलेंट से मतलब क्या है? वो सब्सटेंसेज जो ब्लड क्लॉट के जमने में देरी करते हैं, डिले करते हैं ब्लड क्लॉट के जमने में, वो सब्सटेंसेज, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटीप्लेटलेट्स के बारे में। वो ड्रग्स जो प्लेटलेट के फंक्शन को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। वो केमिकल एजेंट जो प्लेटलेट के फंक्शन को सप्रेस कर देती है। और प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉट करना, ठीक है। जहां पे भी ब्लीडिंग होगी वहां पे प्लेटलेट आके क्या करेगी? उस ब्लीडिंग को सप्रेस करने का काम करेगी, स्टॉप करने का काम करेगी। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट्स। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो मान लो ये ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया? ये फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे थ्रोम्बस, ठीक है। ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। इस थ्रोम्बस में कौन से सब्सटेंसेज है, किससे ये बना है, और ये बन गया तो इससे नुकसान क्या है? अगर ये थ्रोम्बस बन गया तो इसके नुकसान क्या है, और इसको हम कौन से ड्रग से, कौन से केमिकल एजेंट से इसका हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स में? थ्रोम्बोलाइटिक्स कैटेगरी की ड्रग्स में, ठीक है। तो बिना देरी किए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कोएगुलेशन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हम इस टर्म की कोएगुलेशन के बारे में। सिंपल सी भाषा में बात करें तो कोएगुलेशन होता क्या है, ठीक है। सिंपल से सिंपल भाषा में बात करें तो कोएगुलेशन का मतलब है कि ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होना, या ब्लीडिंग, जब किसी पर्सन में ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को
रोकने के लिए उस ब्लीडिंग साइट पे क्या होना, क्लोट का फॉर्मेशन होना। कोगुलेशन का मतलब ये है। लेकिन कोगुलेशन कैसे होता है, कौन से मैकेनिज्म से होता है, वो अपनी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोएगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स, आप जानते होंगे क्लोटिंग फैक्टर इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो कोएगुलेशन का हमने यहाँ पे मीनिंग देखा, इस टर्म का हमने मीनिंग देखा कि कोएगुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड क्लोट हो जाना। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और साइंटिफिक भाषा में यहाँ पे बात करूँ तो आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप की प्रोटीन होती है। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन जो है एल्बुमिन, ठीक है, फिर ग्लोबुलिन, और उसके बाद में मैं बताऊं फिब्रिनोजन। आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते हो कि फिब्रिनोजन क्या है। अब बात करते हैं कि कोएगुलेशन प्रोसेस में इस फिब्रिनोजन का क्या रोल है। ठीक है, ये फिब्रिनोजन प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर घूम रही है। ठीक है, ये फिब्रिनोजन प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर घूम रही है, लेकिन कहीं पे अगर टिश्यू इंजरी हो जाती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, उस जगह पे ये फिब्रिनोजन प्रोटीन आके क्या काम करेगी, ये फिब्रिनोजन प्रोटीन को कोएगुलेशन प्रोसेस में चेंज कर दिया जाएगा फिब्रिन के अंदर, चेंज कर दिया जाएगा फिब्रिन के अंदर। ठीक है, ये फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये सोल्यूबल प्रोटीन है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर घूमती रहती है। ये कैसी प्रोटीन है, ये सोल्यूबल प्रोटीन है। कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर फिब्रिनोजन को चेंज कर दिया जाता है फिब्रिन स्ट्रैंड में, लेकिन ये फिब्रिन स्ट्रैंड कैसे स्ट्रैंड है, ये फिब्रिन क्या है, ये इनसोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है। हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिब्रिनोजन और फिब्रिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं यहाँ से। नॉर्मली जब किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, नॉर्मली जब किसी ब्लड वेसल्स में, ये है एक ब्लड वेसल्स मान लो, और इस ब्लड वेसल्स में मान लो होगी इंजरी, तो इंजरी होने के बाद में यहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस ब्लीडिंग को क्या करना है, हमारे बॉडी ने क्या करना है, इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, स्टॉप करना है इस ब्लीडिंग को। तो अब कौन कौन से प्रोसेस होंगे जो इस ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। ठीक है, नॉर्मल हमारे ब्लड की एक आप पावर देखो, नॉर्मल हमारे ब्लड की एक आप इंट्रिंसिक जो अंदर की ताकत है वो क्या होती है, जब तक हमारा ब्लड इस ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता रहता है, ठीक है, तो वो कैसा रहता है, लिक्विड, वो कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर घूमता रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही इस ब्लड को हम क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, और इस ब्लड को हम किसी कंटेनर में बाहर निकाल लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये ब्लड कैसी फॉर्म में आ जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आप चाहे उस कंटेनर को कितना भी साफ कर लो, कितना भी क्लीन कर लो, जब तक ये ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर है तब तक कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही हमने इस ब्लड वेसल से ब्लड को विड्रॉ कर लिया, कुछ टाइम रखने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी। तो इस ब्लड में क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसमें कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कोएगुलेशन का प्रोसेस इसमें क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये कोएगुलेशन का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं होता, और ये ब्लड जब हमने बाहर निकाल लिया तो इसी के अंदर ही शुरुआत क्यों हुई है। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है, ये हम जब किसी ब्लड वेसल्स को पंक्चर करते हैं तभी ये कोएगुलेशन होना स्टार्ट क्यों होता है, तभी ये पंक्चर साइड पे या इंजरी साइड पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट क्यों होता है, नॉर्मली ये क्यों नहीं ब्लड क्लॉट होता। ठीक है, तो ये अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर की। ठीक है,
तो ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर आपको पता है कि इसकी जो अंदर वाली लेयर है, जो ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लेयर है वो कौन सी लेयर है? वो है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम लेयर। और इस एंडोथीलियम लेयर में, ठीक है, एक खास तरह की पावर होती है। इस एंडोथीलियम लेयर में एक खास तरह की पावर होती है कि ये एंडोथीलियल लेयर इस ब्लड को कभी क्लोट होने ही नहीं देती। इस ब्लड को ये एंडोथीलियल लेयर कभी क्लोट नहीं होने देती। क्यों नहीं क्लोट होने देती ये एंडोथीलियल लेयर इस ब्लड को? ये जो एंडोथीलियम सेल है, एंडोथीलियल ये जो सेल है, ये सिक्रीशन करती रहती है एक सब्सटेंस का जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये एंडोथीलियल लेयर सिक्रीशन करती है एक सब्सटेंस का जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2। सुनते रहना दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी पहले नहीं पढ़ी होगी आपने। दूसरी चीज़, ये एंडोथीलियल लेयर सिक्रीशन करती है एक स्पेशल टाइप के केमिकल का जिसको हम बोलते हैं ADP डी फॉस्फेट, ADP डी फॉस्फेटेज। ये ADP डी फॉस्फेटेज जो है ये एक एंजाइम है। ये ADP डी फॉस्फेटेज जो है ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम ब्लड क्लोटिंग को बहुत ही मेनली, ये जो एंजाइम है ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है देखेंगे हम। ADP डी फॉस्फेटेज ये एंजाइम, इसको हम बोल सकते हैं एंटी प्लेटलेट एंजाइम। ये प्लेटलेट को डीएक्टिवेट रखने का काम करता है। अब इस एंडोथीलियल लेयर पे प्लेटलेट का काम क्या होता है कि जहां पर भी कहीं एंडोथीलियम में इंजरी होगी वहीं पे प्लेटलेट आके वहां पे आके उस इंजरी वाली जगह पे चिपकने का प्रयास करती है। ठीक है, जहां भी कहीं प्लेटलेट इस ब्लड वेसल्स में इंजरी होगी तो प्लेटलेट यहाँ पे आके उस इंजरी को रिपेयर करने का काम करती है। ये प्लेटलेट की प्रॉपर्टी है कि जहाँ कहीं भी वो ब्लड वेसल्स में इंजरी देखेगी वहीं पे वो आके जमा होना, इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो ADP डी फॉस्फेटेज क्या करता है, इस प्लेटलेट को स्प्रेस करके रखता है। वो प्लेटलेट एक्टिवेशन को क्या करता है, स्प्रेस करता है। अगर प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई तो वो इंजरी वाली जगह पे आके क्या करेगी, एक प्लेटलेट आएगी, दूसरी प्लेटलेट आएगी, तीसरी प्लेटलेट आएगी, इस तरीके से आके वो वहाँ पे क्या करेगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करेगी और वहाँ पे वो क्या बना लेगी, प्लेटलेट प्लग बना लेगी। ठीक है, तो ये तो है ADP डी फॉस्फेटेज का काम। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, हेल्दी एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की हेल्दी एंडोथीलियम सीक्रेट करती है कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस, जैसे कि हिपेरिन लाइक सब्सटेंस, हिपेरिन लाइक सब्सटेंस। और आपको पता है हिपेरिन नॉर्मली क्या काम करता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। इस हिपेरिन लाइक सब्सटेंस के साथ में एक प्रोटीन जुड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3। इस हिपेराइन लाइक सब्सटेंस के साथ में एक प्रोटीन जुड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3। फिर एक इस एंडोथीलियम की प्रॉपर्टी और है, ये एंडोथीलियम एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन। थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन, ये थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन के साथ में एक और प्रोटीन जुड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सी, प्रोटीन सी।
इस प्रोटीन सी का क्या काम है? ये प्रोटीन सी क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5 को और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 को डीएक्टिवेट करने का काम करती है। नॉर्मली ब्लड के अंदर अगर क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5 और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 एक्टिवेट हो रखे हैं तो ये प्रोटीन सी उन क्लोटिंग फैक्टर को ब्लड से पकड़ पकड़ के क्या करने का प्रयास करेगी? उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेगी, उनको डीएक्टिवेट करने का प्रयास करेगी, इसलिए ताकि हेल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई फालतू का ब्लड क्लॉट ना जम सके। ठीक है, ये हिपेराइन लाइक सब्सटेंस आप सबको पता है क्या काम करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है और इसी के साथ में जुड़ी रहती है एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3। ये एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3 क्या काम करती है? ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 को और क्लॉटिंग फैक्टर 10 को डीएक्टिवेट करने का काम करती है और ब्लड में घूम रहे थ्रोम्बिन को क्या काम करती है? ये डीएक्टिवेट करने का काम करती है, सप्रेस करने का काम करती है थ्रोम्बिन के फंक्शन को। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ब्लड वेसल्स के हेल्दी एंडोथेलियम में कौन कौन से सब्सटेंस यहां पे रिलीज हो रही हैं। यहां पे रिलीज हो रहे हैं हिपेरिन लाइक सब्सटेंस और हिपेरिन लाइक सब्सटेंस के साथ में जुड़ी हुई है प्रोटीन 3, एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3। एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3 क्या काम कर रही है? ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, क्लॉटिंग फैक्टर 10 है, इन क्लॉटिंग फैक्टर को पकड़ के इनको सप्रेस करने का काम कर रही है, डीएक्टिवेट करने का काम कर रही है। क्यों डीएक्टिवेट करने का काम कर रही है? क्योंकि अगर एक हेल्दी पर्सन की ब्लड वेसल्स में ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट रहेंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे। एंडोथेलियम नहीं चाहती कि वहां पे ऐसा क्लॉट फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर देगी? इनको डीएक्टिवेट कर देगी। फिर यहाँ पे है थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन। सिक्रीशन कौन कर रहा है इसका? सिक्रीशन कर रहा है इसका एंडोथेलियल लेयर, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लेयर। ये थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन अपने साथ में एक प्रोटीन को जोड़ के रखती है जिसको बोलते हैं प्रोटीन सी। ये प्रोटीन सी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 को, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को डीएक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, फिर एक चीज और देखते हैं कि ये हेल्दी एंडोथेलियम जो है ये एक सब्सटेंस का और प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें एक सब्सटेंस को देखना पड़ेगा जिसका नाम है प्लाज्मिन। ये है प्लाज्मिन। ये हमारे ब्लड में क्या करता है? ये हमारे ब्लड में घूम रहे ब्लड छोटे छोटे ब्लड क्लोट्स जो किसके बने होते हैं? फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के। जो किसके बने होते हैं? फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के। ठीक है, उनका ब्रेकडाउन करने का काम करता है प्लाज्मिन। ठीक है, प्लाज्मिन छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स जो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के बने होते हैं उनका क्या करता है? ब्रेकडाउन करने का काम करता है। ठीक है, प्लाज्मिन। तो हेल्दी एंडोथेलियम टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर जैसे सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती रहती है। ठीक है, वापिस से बात कर ले थोड़ी सी कि हेल्दी एंडोथेलियम किस किस सब्सटेंस का प्रोडक्शन कर रही है। हेल्दी एंडोथेलियम नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या काम करता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होती है, छोटे छोटे वेन्यूल्स, छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स, उनको ओपन रखने का काम करता है। ठीक है, PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिसको प्रोस्टासाइक्लिन भी बोलते हैं, ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स को ओपन रखने का काम करता है और प्लेटलेट को दूर भगाने का भी काम करता है, प्लेटलेट को डीएक्टिवेट रखने का काम करता है। फिर है ADP डीफॉस्फेटेज। ADP डीफॉस्फेटेज एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लेटलेट को डीएक्टिवेट रखने का काम करता है। हेल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट को डीएक्टिवेट रखना जरूरी है। अगर प्लेटलेट एक्टिवेट होगी, ठीक है, तो प्लेटलेट एक्टिवेट होकर अपने रिसेप्टर भी एक्टिवेट कर देगी और साथ वाली प्लेटलेट्स को क्या कर देंगी? बुलाने लग जाएगी। एक प्लेटलेट एक्टिवेट हुई, वो दूसरी को बुलाएगी,
दूसरी को पकड़ लेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से प्लेटलेट, बहुत सारी प्लेटलेट इकट्ठी होकर क्या बना लेगी, प्लेटलेट प्लग बना लेगी। तो हेल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी एंडोथेलियम नहीं चाहती कि वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो और कोई क्लोट बने और फिर कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो। इसलिए हेल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर में एडीपी डीफॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम है जो कंटिन्यू ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। और ये एडीपी डीफॉस्फेटेज प्लेटलेट्स को डीएक्टिवेट रखने का काम करता है। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने का काम करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम एक हिपेरिन लाइक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती है। आप सबको पता है हिपेरिन क्या काम करता है। हिपेरिन ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है और ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हिपेरिन लाइक सब्सटेंस के साथ में एक प्रोटीन जुड़ी रहती है, एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन 3। ये एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन 3 क्लोटिंग फैक्टर 9 को, क्लोटिंग फैक्टर 10 को और थ्रोम्बिन लाइक सब्सटेंस जो ब्लड में घूम रहे हैं, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन लाइक सब्सटेंस, उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती रहती है, डीएक्टिवेट करती रहती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि नेक्स्ट कौन से सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट है ये थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन, ठीक है, थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन। ये थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन के साथ में यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर 5 और क्लोटिंग फैक्टर 8 को पकड़ के ये क्या करती है, डीएक्टिवेट करने का काम करती है। पहली बात तो ये कि ये क्लोटिंग फैक्टर आए कहाँ से, तो ये क्लोटिंग फैक्टर हमारे ब्लड के अंदर घूमते ही रहते हैं। दूसरी बात ये कि ये एक्टिवेट क्यों हुए, ठीक है, इनको डीएक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर आपको पता है बहुत सारे माइक्रो पंक्चर्स होते हैं, ठीक है, और उन माइक्रो पंक्चर से हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उन माइक्रो पंक्चर को क्या करती रहती है, रिपेयर करती रहती है, उन माइक्रो पंक्चर को रिपेयर करती रहती है ताकि उनसे क्या ना हो, ब्लीडिंग ना हो, ठीक है दोस्तों, क्या ना हो, ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। ब्लीडिंग ना हो इसलिए उस पंक्चर एरिया को, छोटे छोटे जो माइक्रो पंक्चर होते हैं उनको सील कर दिया जाता है प्लेट क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करके, प्लेटलेट को एक्टिवेट करके। जब वो एरिया सील हो गया, ठीक है, यही क्लोटिंग फैक्टर जब ब्लड के साथ बहते हुए आगे जाते हैं तो अब उनके एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है नॉर्मल ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स क्या कर देती है, उनको वापस से डीएक्टिवेट करके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखती है। ये एंडोथेलियम की प्रॉपर्टी है कि वो अपने पंक्चर्स को भी अच्छे से मैनेज कर लेती है और वो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर को भी डीएक्टिवेट कर देती है। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ब्लड जो है हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ठीक है। अब मान लो अब इस ब्लड को हमने क्या कर लिया, अब इस ब्लड को हमने सिरिंज से विड्रॉ कर लिया ब्लड वेसल से, ठीक है, सिरिंज से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करके आपने एक ऐसे कंटेनर में डाल लिया जो चाहे कितना भी क्लीन क्यों ना हो, कितना भी स्टराइल क्यों ना हो, ठीक है, उसमें आपने डाल दिया। थोड़ी देर बाद में आपने उसमें देखा कि उस ब्लड के अंदर क्या होगी, क्लोटिंग होगी थोड़ी देर रखने के बाद में, ठीक है, तो ब्लड क्लोट हो गया। लेकिन वही ब्लड, सेम ही ब्लड जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर था तब तक वो लिक्विड फॉर्म में था। वही सेम ही ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आया थोड़ी देर बाद में उसमें क्लोट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि बाहर ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इन सब्सटेंसेज का प्रोडक्शन कर सके, इसलिए वो क्लोट हो गया। लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म है, ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड है, PGI2 है, ADP डीफॉस्फेटेज है, थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन है, प्रोटीन C है, एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन है, हिपेरिन लाइक सब्सटेंस है। तो ये सारे मिलके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने का काम करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मान लो ये है ब्लड वेसल, ये है एक ब्लड वेसल, ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स में ये इसके एंडोथेलियम है, और ये एंडोथेलियम भी वही सब्सटेंस रिलीज कर रही थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। लेकिन
मान लो इस ब्लड वेसल्स में हो जाए कोई इंजरी, इसके इस टिश्यू में हो जाए कोई इंजरी, ठीक है, इसके इस टिश्यू में कोई इंजरी हो गई, मान लो इसके हो गए इंजरी यहाँ पे इसके इंजरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गई इसके इंजरी। अब इसका वो एरिया जो नाइट्रस ऑक्साइड, जो हिपरिन लाइक सब्सटेंसेज, जो एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3, ठीक है, जो PGI2, जो ADP फॉस्फेटेज का जो सिक्रीशन कर रहा था, वो एरिया हो गया लॉस। तो इसके कांटेक्ट में जैसे ही ब्लड आएगा, ठीक है, तो इस ब्लड को वहाँ पे जो इसकी एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी थी वो लॉस मिलेगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई, ये इंजरी कैसे भी हो सकती है, इंजरी थर्मल हो सकती है, ये मैकेनिकल हो सकती है, हमने कोई कैनुला लगाया उसकी वजह से हो सकती है, हमने कोई ब्लड सैंपल लिया, सिरिंज को इंसर्ट किया उसकी वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स की जो प्रॉपर्टी थी, एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी थी, वो हो गई इसकी लॉस, ठीक है। तो अब लॉस हो गई तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। अब बॉडी थोड़ी देर बाद में इस ब्लीडिंग को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, अपने बचाव के जो तरीके हैं उसको अपना के, ठीक है, ब्लड वेसल्स अपना बचाव करती है, ठीक है, ताकि ये ब्लड, बहुत सारा ब्लड ना बह जाए, इसको रोकती है। वो कैसे रोकती है, जैसे ही यहाँ पे इंजरी हुई, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इंजरी हुई तो यहाँ पे इस एंडोथीलियम ने एक सब्सटेंस का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया जिसको बोलते हैं एंडोथिलिन। बचपन में जब हमारे चोट लगती थी तो हम क्या करते थे, रोते थे, आंसू बहते थे आंखों से। वैसे ही अब बेचारी किसके चोट लग गई तो उसने भी क्या करना, रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके आंसू निकल रहे हैं एंडोथिलिन के रूप में। उसके आंसू किसके रूप में निकल रहे हैं, एंडोथिलिन के रूप में। फिर जब हमारे चोट लगती थी तो हम क्या करते थे, ठीक है, जब हमें कोई मारता था तो हम क्या करते थे, अपने और दोस्तों को पकड़ के बुला के लाते थे कि इसने मुझे मारा, ठीक है। वही कंडीशन इधर है, एंडोथिलिन का प्रोडक्शन हुआ। एंडोथिलिन ने यहाँ पे इस एंडोथीलियम से एक और सब्सटेंस का प्रोडक्शन करवाया जिसको बोलते हैं वॉन विलब्रेंड फैक्टर। अब इस एंडोथिलिन ने एंडोथीलियम से वॉन विलब्रेंड फैक्टर का सिक्रीशन कराना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों को बुला लिया। पहले एंडोथिलिन था, आंसू आए तो उसके दूसरे दोस्त और आ गए वॉन विलब्रेंड फैक्टर के रूप में। अब वॉन विलब्रेंड फैक्टर, जहां पे भी वॉन विलब्रेंड फैक्टर होगा उस जगह पे प्लेटलेट एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे वॉन विलब्रेंड फैक्टर होगा, ये वॉन विलब्रेंड फैक्टर अपने आसपास घूम रही प्लेटलेट को क्या करेगा, बुलाना स्टार्ट कर देगा। अपने आसपास घूम रही प्लेटलेट को क्या करेगा, बुलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वॉन विलब्रेंड फैक्टर के पास में आ गई प्लेटलेट। अब प्लेटलेट ने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो एंडोथीलियम ADP फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम का सिक्रीशन कर रही थी, वो एंजाइम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करेगी, इस प्लेटलेट का एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है, एक सब्सटेंस होता है जो होता है ADP फॉस्फेट। ये ADP फॉस्फेट इसके रिसेप्टर हैं, ठीक है। ये ADP फॉस्फेट रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ये एक्टिवेट होके दूसरी प्लेटलेट्स को और बुलाने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ADP फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम अभी निकल ही नहीं रहा। ADP फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम ADP फॉस्फेट को सप्रेस करने का काम करता है। अब ADP फॉस्फेटेज तो निकल नहीं रहा, यहाँ पे कौन था, ADP फॉस्फेट। और जैसे ही प्लेटलेट वॉन विलब्रेंड फैक्टर के पास में गई, इस वॉन विलब्रेंड फैक्टर ने क्या कर दिया,
एडीपी रिसेप्टर को कर दिया एक्टिवेट। जब एक एडीपी रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे और दूसरी प्लेटलेट भी आना स्टार्ट होगी, क्योंकि प्लेटलेट की प्रॉपर्टी वैसी है, जैसे एक कौवा मर जाता है ना, तो एक कौवा मरता है तो वहाँ पे बहुत सारे कौवे आके काम 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह से जब एक प्लेटलेट एक्टिवेट होती है तो अपने साथ वाली प्लेटलेट्स को बुलाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और वो साथ वाली प्लेटलेट्स आके वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर के साथ में चिपकना यहाँ पे स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर के साथ में चिपके यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी ब्लीडिंग को क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या था, ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई तो ब्लड वेसल्स की वो प्रॉपर्टी, वो एंडोथेलियम लॉस हो गई, जो यहाँ क्या सिक्रेशन कर रही थी, जो एंटी कोएगुलेंट्स का सिक्रेशन कर रही थी, जो कौन कौन थे, जो नाइट्रस ऑक्साइड था, जो एडीपी डी फॉस्फेटेज था, जो एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3 था, हिपेरिन लाइक फैक्टर थे, प्रोटीन सी थी। तो ये सारे क्या थे, इसकी एंटी कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी थी। इंजरी की वजह से वो होगी लॉस, ठीक है। लॉस हुई तो इस ब्लड वेसल्स ने यहाँ पे सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर को। जैसे ही वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर सिक्रेशन हुआ, वैसे ही वहाँ पे प्लेटलेट क्या करना स्टार्ट होगी, प्लेटलेट आना स्टार्ट होगी। और प्लेटलेट की एक प्रॉपर्टी होती है, प्लेटलेट ना एंडोथेलियम के पास आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, प्यार करती है एंडोथेलियम से, बहुत पास कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे भाग के एंडोथेलियम के पास जाऊं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो प्लेटलेट को वहाँ से दूर भगाते रहते हैं, आने नहीं देते। लेकिन जैसे यहाँ पे इंजरी हुई, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब प्लेटलेट्स वहाँ पे आ गई, क्योंकि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया से एंटी कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंस थे वो रिलीज नहीं हो रहे, ठीक है। अभी प्लेटलेट आई, प्लेटलेट वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर के साथ में जुड़ी, प्लेटलेट वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर के साथ में जुड़ी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया, कुछ एक प्लेटलेट को बुला लिया, ठीक है। लेकिन अभी इस प्लग फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो और स्ट्रॉन्ग इसको कैसे करेंगे, इस प्लेटलेट के अंदर अगर हम अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा ग्रेन्यूल एंड अल्फा ग्रेन्यूल। बहुत सारे ग्रेन्यूल होते हैं, लेकिन इसके अंदर डेल्टा ग्रेन्यूल और अल्फा ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है। डेल्टा ग्रेन्यूल होते हैं, उसके अंदर 3 सब्सटेंस होते हैं, ये सैक जैसी है, थैली जिसकी इसकी स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको सैक नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे से होता है सीरोटोनिन, डेल्टा ग्रेन्यूल में सीरोटोनिन होता है। ए से होता है एडीपी फॉस्फेट, जो प्लेटलेट एक्टिवेशन का काम करता है। और सी से होता है कैल्शियम, ठीक है, सी से होता है कैल्शियम। ये डेल्टा ग्रेन्यूल्स किस में थे, ये थे प्लेटलेट के अंदर। एक इस प्लेटलेट के अंदर अल्फा ग्रेन्यूल है, अल्फा ग्रेन्यूल। इस अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, इस अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर हमें क्लोटिंग फैक्टर, कुछ एक क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं इसमें। इस अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर फिब्रिनोजन रहती है, इस अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर फिब्रिनोजन रहती है। और इस अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट रहता है, जिसको बोलते हैं हम प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, PDGF। इस अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर ये एक स्पेशल सब्सटेंस है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। जैसे कोई टिश्यू इंजरी हुई, जैसे कोई ब्लड वेसल्स इंजरी हुई, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद में नए टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। वो नए टिश्यू का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट के अंदर प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जो वहाँ टिश्यू ग्रोथ करवाते हैं, इसलिए वहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब हम बात कर रहे थे प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट के अंदर ग्रेन्यूल के बारे में। तो 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स मेन ग्रेन्यूल है, जो कौन से हैं, डेल्टा ग्रेन्यूल
एंड अल्फा ग्रेन्यूल। ठीक है, डेल्टा ग्रेन्यूल में क्या क्या है? डेल्टा ग्रेन्यूल में सीरोटोनिन है, एडीपी फॉस्फेट है, कैल्शियम है। और अल्फा ग्रेन्यूल में क्या कुछ है? फिब्रिनोजन है, क्लोटिंग फैक्टर है। फिब्रिनोजन ब्लड में भी घूम रही है, क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में भी घूम रही है, लेकिन कुछ है क्लोटिंग फैक्टर और फिब्रिनोजन को कौन पकड़ के रखता है? प्लेटलेट पकड़ के रखती है। प्लेटलेट के अल्फा ग्रेन्यूल पकड़ के रखते हैं। प्लेटलेट के अल्फा ग्रेन्यूल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक स्पेशल सब्सटेंस है जो कि होता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। ये टिश्यू ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक तो बात थी वोन विल्ब्रेंड फैक्टर के साथ में प्लेटलेट के जुड़ने का। ठीक है, जब एक प्लेटलेट एक्टिवेट हुई तो दूसरी प्लेटलेट वहाँ पे एक्टिवेट हो के वहाँ पे क्या बना देगी? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बना देगी। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बना देगी। अब ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। ठीक है, अभी ये कंप्लीटली स्ट्रोंग नहीं है, ये इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वहाँ पे स्टेबल हो सके और ब्लीडिंग को परमानेंटली स्टॉप कर सके। ठीक है, अब जहाँ पे प्लेटलेट आएगी वहाँ पे उसके साथ साथ में क्लोटिंग फैक्टर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ प्लेटलेट इकट्ठी होती है तो फिर क्लोटिंग फैक्टर आना स्टार्ट होते हैं और प्लेटलेट क्लोटिंग फैक्टर को बुलाने लग जाती है कि आओ, अभी इधर ब्लीडिंग हो रही है, अभी हमें मजबूती से यहाँ पे इकट्ठा होके क्या करना है? इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो फिर क्लोटिंग फैक्टर आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो मेन प्रोसेस है कोएगुलेशन का, वो स्टार्ट होता है किसकी वजह से? क्लोटिंग फैक्टर की वजह से। क्लोटिंग फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो कोएगुलेशन आपको पता है 2 टाइप से होता है। ठीक है, 2 पाथवे होते हैं कोएगुलेशन के। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में डिफरेंस क्या है? ये ब्लड की सेल्फ पावर है। आप ब्लड को विड्रॉ करके ब्लड वेसल्स में कितने भी क्लीन कंटेनर में क्यों ना रख दो, ठीक है, ये ब्लड थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया। नॉर्मल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या था? वो लिक्विड फॉर्म में था। इस ब्लड को हमने बाहर निकाल लिया, बहुत स्टाइल कंटेनर में, साफ सुथरे कंटेनर में रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? ये ब्लड क्लॉट हो गया। ये इस ब्लड की पावर है, इंट्रिंसिक पावर है, अंदर की पावर है उस ब्लड की कि वो थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? क्लॉट हो गया। ठीक है, ये क्यों क्लॉट हुआ? क्योंकि कोएगुलेशन प्रोसेस का इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि जब क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें काम आने वाले क्लॉटिंग फैक्टर किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ में टच करते हैं जो नॉन एंडोथीलियल सरफेस हो, जब किसी ऐसे सरफेस के साथ में टच करते हैं जो नॉन एंडोथीलियल सरफेस हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या था? नॉर्मली क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहे थे? क्योंकि एंडोथीलियल सरफेस के अंदर घूम रहे थे। अभी हमने इसको ऐसे किसी कंटेनर में डाल दिया जो जिसकी सरफेस कैसी है? नॉन एंडोथीलियल सरफेस है। ठीक है, तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, होता क्या है इंट्रिंसिक पाथवे में? जब नॉन एंडोथीलियल सरफेस को ब्लड टच करता है तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 कैसी स्टेट में आ जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 की स्टेट में। शुरुआत कौन करता है इसका? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, और इसी को बोलते हैं हम हैगमैन फैक्टर। बात करेंगे आगे नॉर्मली। ठीक है, हैगमैन फैक्टर ये 12 देखता है कि ब्लड ने किसी ऐसी सरफेस को टच किया है जो नॉन एंडोथीलियल सरफेस है। एंडोथीलियल और नॉन एंडोथीलियल में फर्क क्या है? ये एंडोथीलियम जो लेयर है, ये एंडोथीलियम लेयर, ये कैसी लेयर है? एंडोथीलियल
ठीक है। तो ये सरफेस कैसी होगी, एंडोथेलियल सरफेस होगी। अभी हमने इसको डाल दिया, मान लो किसी कंटेनर में डाल दिया, किसी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, अब उसकी सरफेस कैसी है, कांच की सरफेस है, एंडोथेलियम की सरफेस थोड़ी है उसकी, ठीक है। तो अभी जैसे ही ब्लड नॉन एंडोथेलियल सरफेस को टच करता है तो उसका क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होने के बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट करवाता है, ठीक है, क्योंकि अभी और बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर है जिनको ऐड करना है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 दौड़ता हुआ जाता है किसके पास में, ये दौड़ता हुआ जाता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 के पास में, ठीक है। 11 को जाके बोलता है भाई आप इधर बैठे हो चुपचाप और उधर ब्लीडिंग हो रही है, उधर जरूरत है, किसकी जरूरत है, उधर क्लोट बनाने की जरूरत है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 जाके जगाता है किसको, ये जगाता है जाके फैक्टर 11 को, और ये फैक्टर 11 अब कैसा फैक्टर बन गया, एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 बन गया, ठीक है। अब 11 जाता है, दौड़ता हुआ जाता है 11 जाता है 9 के पास में, 11 दौड़ता हुआ जाता है 9 के पास में और सोए हुए 9 को जगाता है कि आप जागो भाई, आपकी ज़रूरत है, अभी आपकी ज़रूरत है, और इसको जगाता है 9 को, ये चेंज कर देता है किस में, एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 में एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 में ये चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 के साथ में और क्लोटिंग फैक्टर जो है वो काम में आता है, वो कौन सा है, वो आता है 8, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, 9 के साथ में प्लेटलेट और कैल्शियम, ये यहाँ पे काम में आते हैं और इसको और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 दौड़ता हुआ जाता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 के पास में, ये 9 दौड़ता हुआ जाता है 10 के पास में और 10 को क्या कर देता है, 10 को ये एक्टिवेट कर देता है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 दौड़ता हुआ जाता है 10 के पास में और 10 को क्या कर देता है, ये 10 को ये एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 में चेंज कर देता है, ठीक है। फिर ये 10 आगे का प्रोसेस कंप्लीट करता है और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 जाता है प्रोथ्रोम्बिन के पास में, प्रोथ्रोम्बिन के पास में, और प्रोथ्रोम्बिन को जाके ये चेंज करता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को जाके ये चेंज करता है थ्रोम्बिन में। लेकिन जब ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, ठीक है, तो इसके साथ साथ में यहाँ पे और सब्सटेंस भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर नंबर, एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, ये भी यहाँ पे आके इसके साथ में जुड़ जाती है। एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर नंबर गया प्रोथ्रोम्बिन के पास में, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर, 10, एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 10 गया प्रोथ्रोम्बिन के पास में और प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर दिया थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन दौड़ता दौड़ता गया फिब्रिनोजन के पास में, फिब्रिनोजन के पास में, कौन सी फिब्रिनोजन, जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन थी, जो ब्लड के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में घूम रही थी, उस सोल्यूबल फिब्रिनोजन को किस में चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया फिब्रिन मोनोमर्स या फिब्रिन स्ट्रैंड्स में, या ऐसे बोलूं कि फिब्रिन के धागों में चेंज कर दिया, पतले पतले धागों में। किसने, थ्रोम्बिन गया फिब्रिनोजन के पास में और फिब्रिनोजन को किस में चेंज कर दिया, फिब्रिन के छोटे छोटे धागों में। अब ये फिब्रिन मोनोमर्स बन गए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्टार्ट हुई थी क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 से, 12 गया 11 के पास में, 11 को एक्टिवेट किया, 11 गया 9 के पास में, 9 को एक्टिवेट किया, 9 गया 10 के पास में, 10 को एक्टिवेट किया, 10 के साथ में क्लोटिंग फैक्टर नंबर 5, कैल्शियम और प्लेटलेट जुड़ के प्रोथ्रोम्बिन के पास में गए और प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन बना दिया। थ्रोम्बिन गया फिब्रिनोजन के पास में और फिब्रिनोजन ने क्या बना दिया, फिब्रिनोजन ने बना दिया फिब्रिन स्ट्रैंड, जो हमें चाहिए थे क्लोट बनाने के लिए। अब ये फिब्रिन स्ट्रैंड कैसे हैं, ये इतने मजबूत नहीं हैं कि वहाँ पे जाके ये जुड़ सके, जुड़ तो जाते हैं पर मजबूती से नहीं जुड़ते। तो इनको मजबूती से जोड़ने के लिए एक और क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे आता है,
जिसका नाम ही है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, और जो कि होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13। ठीक है, तो कौन कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नंबर काम में आ गया? 12, 11, 9, 10, 8, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 1। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर काम में आ गए, और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13 आके इसको लास्ट में फिब्रिन को क्या कर दिया? स्टेबिलाइज कर दिया। ठीक है, अभी एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये देखा हमने कि इंट्रिंसिक पाथवे को हमने कर दिया ब्लॉक। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे को हमने कर दिया ब्लॉक। हमने ब्लड के अंदर क्या मिला दिया? हमने ब्लड के अंदर सीट्रेट मिला दिया। ठीक है, सीट्रेट मिलाने से उसका इंट्रिंसिक पाथवे ब्लॉक हो गया, क्योंकि सीट्रेट कैल्शियम को जाके बाइंड कर लेता है और कैल्शियम को अपना एक्शन करने नहीं देता, इसलिए सीट्रेट ने यहाँ पे क्या किया? इंट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी अब हम उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दें जो क्या करे? एक्सट्रिंसिक पाथवे को शुरू करवा दे। ठीक है, और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस होता है हमारे टिश्यू का कोई टुकड़ा या हमारे कोई टिश्यू के जूसेज। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा फ्लूइड हो गया, जैसे कि CSF हो गया, मान लो, जैसे कोई ब्रेन का कोई पार्ट हो गया, मान लो कोई भी ऐसा टुकड़ा टिश्यू का जो इस ब्लड के अंदर डाल दें हम, जिसमें हमने इंट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक करवा दिया था। जैसे ही हमने कोई भी टिश्यू का टुकड़ा उसमें डाला तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? टिश्यू फैक्टर। हमने पढ़ा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होता है, और टिश्यू फैक्टर कौन सा है? टिश्यू फैक्टर है फैक्टर नंबर 3। टिश्यू फैक्टर है फैक्टर नंबर 3। ये फैक्टर नंबर 3 एक्टिवेट हो गया जैसे ही कोई टिश्यू के टच किया। ठीक है, फैक्टर नंबर 3 दौड़ता हुआ गया किसके पास में? फैक्टर नंबर 3 दौड़ता हुआ गया 7 के पास में। ठीक है, और 7 को जाके बोला कि इधर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, इधर टिश्यू में कोई इंजरी हो रही है। ठीक है, टिश्यू फैक्टर था, उसने बताया 7 को कि भाई साहब इधर तो हो गई इंजरी टिश्यू में, और आप इधर चुपचाप बैठे हो, तो जल्दी जल्दी काम करो, इस ब्लीडिंग को रोको। अगर इस ब्लीडिंग को नहीं रोका तो कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या करता है टिश्यू फैक्टर, फैक्टर नंबर 3, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 3 दौड़ के जाता है 7 के पास में, और 7 अपने आप को क्या करता है? जल्दी जल्दी एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 में कन्वर्ट करता है, और एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 चाहे तो सीधा एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 के पास में जा सकता है, और चाहे तो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 के पास में जा सकता है। चाहे 10 के पास में जाए, चाहे 9 के पास में जाए, जल्दी जल्दी जाके क्या करेगा? नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर नंबर 3 ने 7 को एक्टिवेट किया, 7 दौड़ के गया 10 के पास में, 10 ने क्या किया? वही प्रोसेस फिर स्टार्ट कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज किया थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन गया फिब्रिनोजन के पास में, और फिब्रिन मोनोमर्स में चेंज हुआ। ठीक है, और लास्ट में आ गया फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, जिसने वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, लेकिन ये क्लोट फॉर्मेशन हुआ किसकी वजह से? प्लेटलेट की वजह से। ठीक है, प्लेटलेट के साथ में वहाँ पे कैल्शियम जुड़ गया, कैल्शियम की वजह से, और इन सारे क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ में मिलके हुआ। अब बात करें टाइम की। ठीक है, टाइम की बात करें तो इंट्रिंसिक पाथवे जो प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड क्लॉटिंग होने में लंबा टाइम लगता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे जल्दी जल्दी दौड़ के, ठीक है, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी क्लॉटिंग करवा देता है। तो ये इसमें शॉर्ट टाइम लगता है, कम टाइम लगता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम किस में लगता है? इंट्रिंसिक पाथवे में। फिर आगे यहीं पे एक थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे को अगर हमने मॉनिटर करना हो, ठीक है, तो हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, APTT, इसको हमने मॉनिटर करना है, तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं APTT मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को अगर हमने मॉनिटर करना है तो इसके लिए हम जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो होता है PTINR,
INR। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है और एपीटीटी टाइम कितना है? नॉर्मल अगर एपीटीटी टाइम की हम बात करें तो ये होता है 20 to 36 सेकेंड्स, 20 to 36 सेकेंड, ठीक है। कुछ बुक्स में ये 30 to 40 सेकेंड्स भी लिखा हुआ है। और अगर हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें, पीटी की बात करें, तो ये नॉर्मल होता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग 10 to 14 सेकेंड्स, 10 to 14 सेकेंड्स। कुछ बुक में आपको 9 to 12 सेकेंड्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ये है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो की बात करें INR की, तो ये 0.9 to 1.3 के आसपास आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कम टाइम किस में लग रहा है? कम टाइम लग रहा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम में, 10 to 14 सेकेंड्स, ठीक है। तो शॉर्ट कौन सा हो गया? देखने से ही पता चल रहा है शॉर्ट कौन सा हो गया? एक्सट्रिंसिक पाथवे। ज्यादा टाइम किस में लग रहा है? 30 to 40 सेकेंड, या ऐसे बोलूं 20 to 36 सेकेंड। तो ज्यादा टाइम किस में लग रहा है? इंट्रिंसिक पाथवे में। तो ये हो गया लॉन्ग पाथवे, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग पहले कौन सा करवाएगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे ब्लड क्लोटिंग पहले करवाएगा, ठीक है। तो ये तो था क्लोटिंग फैक्टर्स की बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीट्रेट जो होता है, सीट्रेट वो ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है? सीट्रेट या साइट्रेट ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? क्योंकि ब्लड के अंदर आपको पता है कैल्शियम होता है, और कैल्शियम कौन सा फैक्टर है? क्लोटिंग फैक्टर है फैक्टर 4। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है? फैक्टर 4, ठीक है। जब ब्लड क्लोटिंग होनी हो तो ब्लड क्लोटिंग के लिए एक ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, और इस ग्लूटामिक एसिड का एक चेंज होता है इसमें जिसको बोलते हैं गामा कार्बोक्सिलेशन। सुनते रहना, ठीक है। बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, गामा कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। गामा कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो इसमें एक ग्रुप बनता है जिसको हम बोलते हैं COO-, ठीक है। COO- और इधर भी दूसरे क्लोटिंग फैक्टर का गामा कार्बोक्सिलेशन हो गया, उसमें भी बन गया COO-, ठीक है। माइनस और माइनस आपको पता है आपस में कभी जुड़ते नहीं है, माइनस और माइनस आपस में कभी नहीं जुड़ते। माइनस और माइनस को जोड़ने के लिए वहां पे प्लस का होना जरूरी है। और कैल्शियम में क्या होता है? कैल्शियम में प्लस आयन होता है, ठीक है। दो क्लोटिंग फैक्टर के अंदर जब कैल्शियम आके बैठ जाता है, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस को आपस में जोड़ के दोनों क्लोटिंग फैक्टर को आपस में जोड़ देता है। और कैल्शियम इस तरह से क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 है और इन क्लोटिंग फैक्टर्स को जोड़ने का काम करता है कैल्शियम, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड में गामा कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो उनके माइनस जो ग्रुप होते हैं, नेगेटिव जो चार्ज जो ग्रुप होते हैं, सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक कैल्शियम को छोड़ के, ठीक है। तो कैल्शियम उन नेगेटिवली चार्ज क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ये तो था कैल्शियम का काम। फिर हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इन क्लोटिंग फैक्टर में विटामिन के का नाम तो कहीं आया ही नहीं। हमने सारा कोएगुलेशन प्रोसेस पढ़ लिया, विटामिन के का नाम तो कहीं आया ही नहीं, ठीक है। प्लेटलेट में कहीं विटामिन के का नाम नहीं आया, ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं विटामिन के का नाम नहीं आया, क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर कहीं विटामिन के का नाम नहीं आया। तो विटामिन के क्या काम करता है? विटामिन के ब्लीडिंग को कैसे प्रिवेंट करता है? ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज का जो गामा कार्बोक्सिलेशन होता है, इन क्लोटिंग फैक्टर का जो गामा कार्बोक्सिलेशन होता है,
गामा कार्बोक्सिलेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया जाता है क्लोट बनाने के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। जब क्लोटिंग फैक्टर का गामा कार्बोक्सिलेशन होता है तो ये गामा कार्बोक्सिलेशन सिर्फ विटामिन के की प्रेजेंस में ही हो सकता है। बिना विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर का गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता। इसलिए अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो वो क्लोट फॉर्मेशन नहीं कर सकते और ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी है। जब तक विटामिन के नहीं होगा क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे विटामिन के काम करता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा, हम पढ़ रहे थे हेल्दी ब्लड वेसल्स के बारे में। हेल्दी ब्लड वेसल्स में, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड इसलिए लिक्विड है क्योंकि ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम कुछ एक ऐसे बेनिफिशियल सब्सटेंसेज का प्रोडक्शन करती है जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देते, ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजिकल नैरोइंग नहीं होने देते, ठीक है। ये कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से सब्सटेंसेज थे? ये थे नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, एडीपी डिफॉस्फेटेज, ये थे हेपेरिन लाइक सब्सटेंसेज, एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन 3, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर जैसे फैक्टर्स, ठीक है, थ्रोम्बिन मॉड्यूलरी प्रोटीन और प्रोटीन सी। ये सारे मिलके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखते हैं और ब्लड वेसल्स की नैरोइंग को भी क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, नैरोइंग नहीं होने देते। क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है? छोटे छोटे आर्टरियोल्स को ओपन करने का, डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये थी नॉर्मल ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग। अभी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए, इंजरी कैसे भी हो सकती है, थर्मल इंजरी हो सकती है, रेडिएशन की वजह से इंजरी हो सकती है, या कोई मैकेनिकल इंजरी होगी, हमने कैनुला लगाया, हमने कोई ब्लड सैंपल निकाला तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे होगी ब्लड वेसल्स में इंजरी। जैसे ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स के ये जो बेनिफिशियल जो थे, कौन से फंक्शन, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होना, एडीपी डिफॉस्फेटेज का रिलीज होना, वो उस पर्टिकुलर एरिया से हो गए लॉस होने की वजह से वहाँ पे उस सेल ने, बेचारे ने रोना स्टार्ट कर दिया तो क्या कर दिया? एंडोथिलिन, उसके आंसू आने लग गए बेचारे के, किसके रूप में? एंडोथिलिन ने। जैसे एंडोथिलिन के आंसू आए तो उसके दोस्तों ने देखा कि ये इधर वाली सेल रो रही है, ठीक है। उसके दोस्त कौन से थे? वॉन विल्ब्रेंड। तो उसके दोस्त वहां पे इकट्ठा हो गए, ठीक है, वॉन विल्ब्रेंड थे। वॉन विल्ब्रेंड इकट्ठे हुए तो वॉन विल्ब्रेंड ने देखा कि यहाँ पे इस बेचारी को चोट लगी है और इसको ठीक करना है, ठीक है। वॉन विल्ब्रेंड ने क्या किया? अपने दूसरे दोस्तों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो दूसरे दोस्त उसके कौन थे? जो दूसरे दोस्त थे उसके प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और प्लेटलेट ने दूसरी प्लेटलेट को बुला के वहां पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी। और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ कैसे? क्योंकि प्लेटलेट्स में कुछ एक ग्रेन्यूल थे, डेल्टा ग्रेन्यूल और अल्फा ग्रेन्यूल। डेल्टा ग्रेन्यूल में थे सीरोटोनिन, एडीपी फॉस्फेट नाम का जो एंजाइम होता है वो प्लेटलेट को एक्टिवेट करने का काम करता है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर को और प्लेटलेट को एक बेड बना के देता है जिसके ऊपर कि वो बैठ के स्ट्रोंगली कनेक्ट हो सकें, ठीक है। तो ये था। फिर जब यहाँ पे जब चोट लगती है तो प्लेटलेट की सरफेस पे एक और रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो एक्टिवेट होता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर। थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर, जब थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो भी प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, एडीपी रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, प्लेटलेट आई, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ में क्लोटिंग फैक्टर जुड़े, कैल्शियम जुड़ा, विटामिन के ने अपना काम किया और इस तरीके से क्या हो गया? ब्लीडिंग स्टॉप होगी। और यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ। प्लेटलेट एग्रीगेशन होने के बाद में सबने मिलके क्या कर दिया? ब्लड क्लॉट बना दिया। ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी। हमने पढ़ना स्टार्ट क्या किया था? हमने पढ़ना स्टार्ट किया था
एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स और थ्रोम्बोलाइटिक्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखेंगे कि ये काम कैसे करती है और कहाँ कहाँ काम करती है। हमने देखा कोएगुलेशन के बारे में, हमने बात की थी कि घूम रहे सोल्यूबल फिब्रिनोजन को लास्ट में चेंज कर दिया जाता है इनसोल्यूबल फिब्रिन मोनोमर्स में। ठीक है, सबसे पहले घूम क्या रहा था, फिब्रिनोजन, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, ये सारे आके काम क्या किया, जो हमने शुरू में बात की थी, बात तो वही हुई ना कि फिब्रिनोजन को किस में चेंज कर दिया, फिब्रिन मोनोमर्स में। बस ये सोल्यूबल है और ये इनसोल्यूबल है, और इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी किसने प्रोवाइड कर दी, नाम से ही पता लग रहा है, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर ने, और क्लॉट हो गया। ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी। और ये फिजियोलॉजी अगर मान लो पैथोलॉजिकल हो जाए, कोई ऐसे पर्सन में क्या हो जाए, पैथोलॉजिकली एक्टिवेट हो जाए जिसमें ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो, पैथोलॉजिकली प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन सब का ज़्यादा एक्टिवेशन होने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम कुछ एक ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, उन ड्रग्स का नाम जैसे कि अब मैंने अभी लिखा था, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स। अब अगर पैथोलॉजिकली कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इन ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स है कौन सी, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट्स की बात करूं मैं, एंटी कोएगुलेंट की बात करूं तो आपको सबको पता है हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। ठीक है, वारफेरिन, वारफेरिन, और इसका एक ब्रांड नेम बड़ा चलता है, एग्जाम में भी ब्रांड नेम से हमसे पूछ लेते हैं, काउमेडिन। ठीक है, काउमेडिन। एक ड्रग होती है डेबिगेट्रान। ठीक है, डेबिगेट्रान। एक ड्रग है अपिक्साबेन। ठीक है, तो ये कुछ एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स है। ठीक है, इनका हम यूज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, कुछ एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एंटी प्लेटलेट। और एंटी प्लेटलेट ड्रग कौन कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन जिसका यूज होता है एस्पिरिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवरेट ड्रग एस्पिरिन, वारफेरिन और हिपेरिन। ठीक है, फेवरेट ड्रग एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन, ये कुछ एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। ठीक है, फिर बात करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स की। थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स कौन कौन सी हैं, नाम सुना होगा आपने, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टेप्लेज, रेटेप्लेज, ये कुछ एक थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग है। ठीक है, ये अभी काम कैसे करती है। एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें तो एंटीकोएगुलेंट्स, ये ड्रग्स कोएगुलेशन मैकेनिज्म में जाके अपनी टांग फंसा देती है, वहां पे होने नहीं देती। कोएगुलेशन मैकेनिज्म को क्या कर देती है, प्रिवेंट करती है, डिले कर देती है। ठीक है, कोएगुलेशन की जो प्रोसेस है उसको डिले कर दिया, लेट कर दिया, होने नहीं देती। कैसे, बात करते हैं हिपेरिन और वारफेरिन। हिपेरिन और वारफेरिन से हम वापस देखते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, दो पाथवे हैं। ठीक है,
कोएगुलेशन प्रोसेस है। यहां पे इंट्रिंसिक पाथवे में काम करती है ड्रग कौन सी? हिपेरिन। इंट्रिंसिक पाथवे को जो ब्लॉक करती है ड्रग, वो ड्रग होती है हिपेरिन। इस पाथवे को डिले करती है, इसको स्लो कर देती है, वो ड्रग कौन सी है? हिपेरिन। एक्सट्रिंसिक पाथवे को जो स्लो करती है, जो ब्लॉक करती है, जो डिलेइंग करवा देती है, वो ड्रग है वारफेरिन। और एग्जाम की मोस्ट फेवरेट ड्रग्स हैं ये, हर एग्जाम में इन ड्रग्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोस्ट फेवरेट ड्रग्स कैसे हैं अभी मैं बोलूंगा तो आप अपने माइंड को वेंटिलेट करोगे, जब पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन इन ड्रग से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब सीधा सा क्वेश्चन ये बनता है, एमसीक्यू क्या बनता है यहाँ पे, सीधा सा क्वेश्चन ये बनता है कि जिस पेशेंट में हिपेरिन थेरेपी चल रही हो, जिस पेशेंट में हिपेरिन थेरेपी चल रही हो, तो उसके लिए कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? उसके लिए कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? उसके लिए करवाते हैं APTT, क्योंकि हिपेरिन किस पाथवे को डिले कर रही है? इंट्रिंसिक पाथवे को। और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए हमेशा हम क्या करवाते हैं? APTT करवाते हैं। ठीक है, APTT। ठीक है, फिर है सिंपल सा क्वेश्चन कि हिपेरिन कौन से पाथवे को डिले करती है, ब्लॉक करती है, कुछ भी पूछ ले आपसे तो हिपेरिन इंट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक करती है। बहुत बार बोल चुका हूं मैं, ध्यान देने वाली बात है ये, यहाँ पे ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, राम श्याम जो भी है, उसके हिपेरिन और काउमिडिन थेरेपी चल रही है। ठीक है, एक पेशेंट है जिसके हिपेरिन पे बात करते हैं कि उसके हिपेरिन थेरेपी चल रही है, और जब हमने उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया तो हमने देखा कि उसका APTT का जो रिजल्ट था वो 36 आया, वो 36 आया। ठीक है, जब हमने उसका APTT करवाया तो APTT का जो वैल्यू थी वो कितनी आई? 36 आई। अब ये हिपेरिन थेरेपी है जो इफेक्टिव है या नहीं है उस पेशेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल जो APTT की वैल्यू होती है वो होती है 20 to 30, 20 to 36। ठीक है, 20 to 36। जब किसी पेशेंट के हिपेरिन थेरेपी चल रही होती है तो ये वैल्यू कम से कम 2 गुना या 2.5 गुना होनी चाहिए। ये वैल्यू कम से कम 2 गुना या 2.5 गुना होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पेशेंट की अगर हिपेरिन थेरेपी चल रही है और अगर हम मानते हैं इसकी वैल्यू को 20 मानते हैं तो 20 का 2.5 गुना कितना हो गया? 50। तो कम से कम उसकी जो वैल्यू है वो 50 तो आनी चाहिए, तो भी उसकी थेराप्यूटिक हमें पता लगेगा हिपेरिन की थेराप्यूटिक पावर का कि सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में जहाँ पे हिपेरिन थेरेपी चल रही हो तो APTT का रिजल्ट 2 गुना या 2.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, ये था। फिर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का कि हिपेरिन थेरेपी जिस पेशेंट के चल रही है, ठीक है, उसका एंटीडोट क्या होगा? आप सब जानते हो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन सल्फेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, हिपेरिन कौन से मैकेनिज्म को प्रिवेंट करती है, डिले करती है या ब्लॉक करती है? कुछ भी आपसे पूछ ले तो ब्लड कोएगुलेशन के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को या इंट्रिंसिक पाथवे को क्या करती है? डिले करती है। जहाँ पे हिपेरिन थेरेपी चल रही हो वहाँ पे कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? वहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं APTT। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ APTT, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीडोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड। अब दूसरी चीज, अब आ जाते हैं प्रेग्नेंट फीमेल पे। ठीक है, कि प्रेग्नेंट फीमेल में एंटी कोएगुलेशन थेरेपी में से कौन सी ड्रग दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते? तो हम हिपेरिन जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल को दे सकते हैं। ठीक है, वारफेरिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं दे सकते। ठीक है, हिपेरिन जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस ही नहीं करती, इसलिए बच्चे के ऊपर, फीटस के ऊपर कोई भी उसके एडवर्स इफेक्ट नहीं आते। ठीक है, दूसरी चीज, वारफेरिन जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके कहाँ पे चली जाती है? फीटस में चली जाती है और फीटस के ऊपर बहुत बुरे इफेक्ट डालती है, जैसे कि फीटल वारफेरिन सिंड्रोम।
ठीक है, फीटल वारफेरिन सिंड्रोम कॉज करती है। तो वारफेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हेपेरिन को जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो लोडिंग डोज में दिया जाता है, ठीक है, लोडिंग डोज देते हैं, बड़ी डोज दे सकते हैं हेपेरिन को, पेशेंट को लोडिंग डोज देते हैं, पेशेंट को एक ऐसी डोज दी जाती है कि उसमें अभी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो अभी ना हो, उसकी ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो स्प्रेस हो जाए, ठीक है, हेपेरिन की लोडिंग डोज देते हैं। वारफेरिन की हमेशा मेंटेनेंस डोज दी जाती है, लोडिंग डोज देने के बाद में फिर वारफेरिन को मेंटेनेंस डोज के रूप में दिया जाता है। उसके बाद में बात करें तो हेपेरिन जो है एंटीडोट बताया दिया, हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट और वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के, ठीक है। हेपेरिन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करती इसलिए प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, और वारफेरिन प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस में चली जाती है इसलिए वारफेरिन को प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। फिर वारफेरिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वारफेरिन कौन से मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिस्टर्ब करती है वारफेरिन। फिर वारफेरिन के लिए लैब इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आता है कि वारफेरिन के लिए कौन सा लैब टेस्ट करवाते हैं, PTINR करवाते हैं, PTINR करवाते हैं, ठीक है। फिर अब नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ठीक है, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जिन पेशेंट के वारफेरिन थेरेपी चल रही होती है, वारफेरिन थेरेपी चल रही होती है या हेपेरिन थेरेपी चल रही होती है, वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें ऐसे पेशेंटों में क्या करना होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी को मॉनिटर करना होता है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में नर्स की प्रायोरिटी जो रहेगी वो ब्लीडिंग टेंडेंसी को चेक करते रहना है, ब्लीडिंग को चेक करते रहना, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी थी। तो ये था हेपेरिन के बारे में और वारफेरिन के बारे में। मैंने यही आपको बता दिया कि हेपेरिन और वारफेरिन अलग अलग टाइप से काम करती है। हेपेरिन इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में अपनी टांग अड़ा देती है, वारफेरिन एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म को डिले करती है, ठीक है। डेबिगेट्रॉन और एबिग्जाबेन भी है, इनसे क्वेश्चन ओरिजिनेट नहीं होते जितने इनसे होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग की, एंटीप्लेटलेट ड्रग की। अब ये ड्रग क्या करती है, ये प्लेटलेट को डीएक्टिवेट करके रखती है। प्लेटलेट जब डीएक्टिवेट रहेगी तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, पैथोलॉजिकली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, या उन लोगों में ब्लड क्लॉटिंग स्प्रेस हो जाएगी जिनमें ज़्यादा चांसेस है ब्लड क्लॉटिंग होने के, जैसे कि MI के पेशेंट है, एंजाइना के पेशेंट है, या ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या टिक्लोपिडिन दी जाती है। ये कहाँ पे काम करती है, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या टिक्लोपिडिन, ये हम बात कर रहे थे प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट की सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं, एडीपी फॉस्फेट रिसेप्टर और थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर, थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर। ये एडीपी फॉस्फेट रिसेप्टर है, ठीक है। एडीपी फॉस्फेट रिसेप्टर को सप्रेस करने का काम करती है क्लोपिडोग्रेल और टिक्लोपिडिन। टिक्लोपिडिन एडीपी फॉस्फेट को, इन रिसेप्टर को सप्रेस करने का काम करती है क्लोपिडोग्रेल और टिक्लोपिडिन। फिर बात करते हैं थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर की, ठीक है। जहाँ पे इंजरी होती है, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे आपको पता है फॉस्फोलिपिड की सरफेस, इस पे सॉरी प्लेटलेट की सरफेस पे फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड। जहाँ पे इंजरी होगी वहाँ पे फॉस्फोलिपिड से एक सब्सटेंस बनता है अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। और जहाँ पे अरेकिडोनिक एसिड होता है वहाँ पे अरेकिडोनिक एसिड से एक सब्सटेंस बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन,
प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन। थ्रोम्बोक्सेन, जब थ्रोम्बोक्सेन बनता है तो थ्रोम्बोक्सेन क्या काम करता है? थ्रोम्बोक्सेन प्लेटलेट एक्टिवेशन का काम करता है, ठीक है। जहां पे इंजरी होगी वहां पे एराकिडोनिक एसिड बनेगा, एराकिडोनिक एसिड बनेगा तो एराकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सेन बनेगा। थ्रोम्बोक्सेन बनने के लिए क्या चाहिए? एराकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सेन बनने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए, कॉक्स एंजाइम। अगर कॉक्स एंजाइम है तो थ्रोम्बोक्सेन बनेगा, अगर कॉक्स एंजाइम नहीं है तो थ्रोम्बोक्सेन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लेटलेट को डीएक्टिवेट रखना है, और प्लेटलेट डीएक्टिवेट कौन सी कंडीशन में रहेगी? जहाँ पे थ्रोम्बोक्सेन नहीं होगा। तो प्लेटलेट जो है वो कॉक्स इनहिबिटर ड्रग है, वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को बनने से रोकती है। जब वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को बनने से रोकती है तो थ्रोम्बोक्सेन नहीं बनता। थ्रोम्बोक्सेन नहीं बनता तो प्लेटलेट के थ्रोम्बोक्सेन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होते तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता तो क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है, क्लोट नहीं बनता। इसलिए इस सारे मैकेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉक्स इनहिबिटर ड्रग देते हैं, जो कि होती है एस्पिरिन। लो डोज एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट का काम करती है, और अगर उसकी डोज बढ़ा के दें तो वो एनाल्जेसिक का काम करती है, वो पेन किलर का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग कौन कौन सी काम कर रही है? क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन, ठीक है। फिर हमने बात की थी थ्रोम्बोलाइटिक्स के बारे में, लिखा था। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स जो ड्रग होती है वो काम कैसे करती है? वो काम करती है, थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग को हम टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर भी बोलते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग होती है वो कैसे काम करती है? टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर की तरह, ठीक है। वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की तरह काम करती है। अब इधर ब्लड में है प्लाज्मिनोजन, ठीक है, ब्लड में क्या है? प्लाज्मिनोजन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टीप्लेज, रेक्टेप्लेज, ठीक है, ये ड्रग क्या करेंगी? ये ड्रग जाके इस प्लाज्मिनोजन को क्या करेंगी? एक्टिवेट करेंगी, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और ये प्लाज्मिन किस में चेंज हो? ये प्लाज्मिनोजन किस में चेंज होगा? ये प्लाज्मिनोजन चेंज होगा प्लाज्मिन में, ठीक है। और जहाँ प्लाज्मिन होता है वहाँ पर फाइब्रिन जो मोनोमर्स होते हैं, फाइब्रिन स्ट्रैंड जो होते हैं, फाइब्रिन के जो धागे होते हैं, इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? फाइब्रिन मोनोमर्स का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में होता है? प्लाज्मिन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो शुरू में हमने क्या बात की थी कि एक ब्लड वेसल है, और उस ब्लड वेसल्स में क्या होगी? उस ब्लड वेसल्स में होगी क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। और ये क्लॉट फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है? ये क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है फाइब्रिन स्ट्रैंड्स की वजह से, कैल्शियम की वजह से। इसमें कुछ एक आरबीसी भी खींच लेता है, पकड़ लेता है, डब्ल्यूबीसी भी पकड़ के, तो ये बन गया क्लॉट फॉर्मेशन। अब इस क्लॉट को तोड़ना है, तो इसके लिए क्लॉट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी? प्लाज्मिन चाहिए होगी। और प्लाज्मिन को बनाने के लिए, उसकी अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल एजेंट दें, हम कोई ऐसे सब्सटेंसेज दें जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करे। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने के बाद में उससे प्लाज्मिन बनेगा और प्लाज्मिन आके इसको तोड़ देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेज कौन कौन से हैं? ऐसे सब्सटेंसेज हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी पेशेंट के स्ट्रेप्टोकाइनेज चल रहा होता है, ठीक है, तो फिर यहीं पे नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, मॉनिटर करेंगे ब्लीडिंग के लिए, मॉनिटरिंग होगी इसकी ब्लीडिंग के लिए, हेमरेज के लिए, तो कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है।
फिर पूछते हैं कि उस पेशेंट में जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज चल रहा है या जिसमें काउमिडिन वारफेरिन चल रही है, उसमें कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो उसमें कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसमें हम एंटी प्लेटलेट ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं। एस्पिरिन आपको ऑप्शन में मिलता है बहुत बार, ठीक है, तो एस्पिरिन हम उसको नहीं देते। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बड़ा सारा लंबा सारा क्वेश्चन घुमा के राम श्याम नाम लिख दिया जाएगा कि इसके ये था, इसको एमआई का अटैक आया, इसके अब स्ट्रेप्टोकाइनेज चल रहा है, या टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर से क्वेश्चन आता है, टीपीए डायरेक्ट टीपीए से क्वेश्चन आता है कि अभी इसमें कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उसमें सिंपल सी बात है एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग वो ड्रग है जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म में क्या करती है, डिस्टरबेंस कोज करती है। कोएगुलेशन मैकेनिज्म में डिस्टरबेंस कोज करती है, वो ड्रग्स कौन सी है, एंटीकोएगुलेंट ड्रग, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग कौन सी ड्रग है, जो प्लेटलेट एक्टिवेशन को क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है। ये सो रही है प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेशन को सप्रेस करने का काम करती है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के बाद में उसको तोड़ने का काम करती है, ठीक है, तो वो ड्रग्स है थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग। तो ये ड्रग कौन कौन सी है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टेप्लेज, रेटेप्लेज, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को, यूरोकाइनेज को, अल्टेप्लेज को, इन सबको टीपीए भी बोला जाता है, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। याद रखना है आपने, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नाम से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जहाँ पे टीपीए आ गया इसका मतलब वो बात कर रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज की, यूरोकाइनेज की, अल्टेप्लेज की और रेटेप्लेज की, ठीक है। इन सारे की सारी थेरेपी में, चाहे वो थ्रोम्बोलाइटिक्स हो, चाहे वो एंटीप्लेटलेट्स हो, चाहे वो एंटीकोएगुलेंट्स हो, इस सारी थेरेपी में हमें पेशेंट को ब्लीडिंग के लिए मॉनिटरिंग करना है, ब्लीडिंग के लिए मॉनिटरिंग करना है। अगर कहीं पे पेशेंट के हेमरेज हो रहा हो तो हम उसको ये ड्रग नहीं देते, ठीक है। फिर हमने देखना है कि पेशेंट के कोई पहले से कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है कि पेशेंट के पहले से ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस है, तो हम उसको ये ड्रग्स बहुत कॉशियसली देंगे, या उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम उसको नहीं देंगे। फिर एस्पिरिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। फिर एस्पिरिन के साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं। जिस पेशेंट में एस्पिरिन चल रही है तो उसके अंदर टिनिटस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर्स, ठीक है। एस्पिरिन जिसमें चल रही है उसमें एट्थ क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ये हमसे एग्जाम में पूछते हैं। एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम करती है। ये पूछते हैं कि एस्पिरिन को किसके साथ में यूज नहीं करना चाहिए, एस्पिरिन को कोई भी ऐसे सब्सटेंस के साथ में यूज नहीं करना चाहिए जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करते हैं या एसिडिटी कोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एस्पिरिन का नेचर कैसा है, एस्पिरिन का खुद का नेचर एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो एस्पिरिन को स्पाइसी चीज़ों के साथ में कोका कोला या टी या कॉफ़ी के साथ में हम प्रेस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि ये सारे के सारे मिलके एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस हो जाएंगे। एस्पिरिन को छोटे बच्चों में, उन बच्चों में नहीं देते जिनमें वायरल डिजीज हो, ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स हो या और कोई वायरल डिजीज हो, क्योंकि छोटे बच्चों का लीवर कैसा होता है, इमेच्योर लीवर। तो एस्पिरिन और वायरल डिजीज मिलके क्या कर देंगे, बच्चों में रेज सिंड्रोम खोज कर देंगे, जिससे उनमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। एस्पिरिन को स्ट्रेप्टोकाइनेज या काउमिडिन के साथ में हम यूज नहीं करते, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर बात है कि एस्पिरिन जो है वो सैलिसिलिज्म कोज करती है, सैलिसिलिज्म कोज करती है, और सैलिसिलिज्म, वर्टाइगो, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सैलिसिलिज्म में ही आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उन लोगों में हमें एस्पिरिन को यूज़ नहीं करना जिनमें पहले से ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो, या पहले से जिनमें
ईयर डैमेज की कंडीशन प्रोग्रेसिव हो, ऐसे लोगों में हमें एस्पिरिन को कॉशियसली यूज करना है। ठीक है,